गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे आपको सबको पता है कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की हमारी क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही हैं। मैंने पूरा सिलेबस को अच्छे से डिफाइन किया है पहले वाले क्लास में। सेकंड में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंट पढ़ाया और आपको अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन थी उसको अच्छे से क्लियर आउट कराया है। और उसके बीच में मैंने आपको पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया है, जिसमें आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये आपको पूरा अच्छे से समझाया था कि कब क्या होता है और कहाँ कहाँ पे ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है। देन उसके बाद मैंने आपको अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से डिस्क्राइब किए थे, और आई थिंक आपको वो समझ भी आ गए थे, क्योंकि हमारे एडवांटेजेस में उसके फंक्शन, ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर आउट हो जाते हैं और प्रोसेस भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बट अब आज का जो टॉपिक रहने वाला है, डेट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो इन तीनों में क्या रिलेशन है। अभी आपने सिलेबस में भी तो देखा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है, तो अभी आपको बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग में आप अच्छे से डिफाइन करूंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। ये इंटरचेंजेबल टर्म्स यूज़ कर सकते हैं कि ये अलग अलग यूज़ होने वाली टर्म्स हैं, ये एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं। आज सबके सब समझेंगे हम अच्छे से। सब अपने नोट्स जहाँ पे आप बना रहे हो, आप अपनी नोटबुक्स को ओपन कर लीजिए, साथ साथ में लिखते भी जाइए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं सिर्फ बोलूँगा वो आप अच्छे से आगे लिख लोगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलता है कि जो बुक कीपिंग होता है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। अच्छे से समझना। देखो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ एक। देखो जो अकाउंटेंसी है ना, हमारे पास अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी तो एक हमारे को पूरी जो भी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, हमें प्रैक्टिकल वर्क क्या करना है, थ्योरेटिकल वर्क क्या करना है, वो एक एंटायर बॉडी है। ये हमारी एक पूरी एंटायर बॉडी है, इसको क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हमें बताया जाता है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अकाउंटिंग किसका सब पार्ट है, अकाउंटेंसी का। तो और जो बुक कीपिंग है वो किसका पार्ट है, लास्टली अकाउंटिंग का पार्ट क्या है, बुक कीपिंग। तो सबसे पहले क्या होगी, बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटिंग, एंड देन होल प्रोसेस जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ अकाउंटेंसी। तो अभी वो बोल रहा है कि जो बुक कीपिंग होती है वो पार्ट है अकाउंटिंग का। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और जो इवेंट्स होता है उनको रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपके दिमाग में अभी याद आ रहा होगा प्रोसेस जो मैंने पढ़ाया था, जिसमें हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, एंड देन रिकॉर्ड करेंगे, एंड देन लेजर्स बनाएंगे, जिस प्रोसेस को कहते हैं क्लासीफाइंग। जो क्लासीफाइंग तक का प्रोसेस है वो आपका किस में आएगा, बुक कीपिंग में। सबके सब अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लो। आइडेंटिफाइंग से लेकर क्लासीफाइंग तक जितना भी प्रोसेस होगा वो कहाँ पे आएगा, बुक कीपिंग। तो इसको हम एक टाइप का प्राइमरी प्रोसेस भी कहते हैं। इट इज़ अ प्राइमरी प्रोसेस, प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग भी इसको कहा जाता है। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन क्लासीफाई कर देते हैं उसको लेजर्स में। इधर तक का जो काम रहेगा वो रहेगा हमारा बुक कीपिंग में। तो बुक कीपिंग हमारा कैसा हो गया, प्राइमरी स्टेज है ये। और ये रूटीन नेचर का काम है भाई, ये डेली आपको ट्रांजैक्शन आ रही हैं बिजनेस में, आपको रिकॉर्ड करते जानी है। और अगर आपको कोई बोले बुक कीपिंग एक नॉर्मल सा बंदा भी कर सकता है जिसको लिटिल नॉलेज है अकाउंटिंग की, इसके लिए कोई ज़्यादा मास्टर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। वो मास्टर नॉलेज की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी, जहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग स्टेज पे, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर अब हो गया होगा कि बुक कीपिंग में क्या करते हैं और कहाँ तक का प्रोसेस है जो हमारा वो बुक कीपिंग में होता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग। देखो मैंने आपको क्या बोला, जो बुक कीपिंग है वो किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का। तो मेनली जो हम क्लासीफाइंग तक प्रोसेस किया हमने वो कहाँ पे कर लिया, बुक कीपिंग में। इधर तक का प्रोसेस जो होता है वो सारा हम कर चुके हैं। देन समराइजिंग का प्रोसेस, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन कम्युनिकेशन करना है जो हमें ट्रांजेक्शन, वो सारी की सारी कहाँ पे करेंगे, हम अकाउंटिंग में करेंगे। मीन्स ये एक सेकेंडरी स्टेज का काम है और ये तब स्टार्ट होगा जब बुक कीपिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमें एनालिटिकल नॉलेज चाहिए क्योंकि इसमें हमने समराइज करनी है, और समराइज में हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और इसमें हमने बैलेंस शीट बनानी है जिसमें हम एसेट्स एंड लाइबिलिटी देखते हैं। तो ये ज़्यादा एनालिटिकल काम है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगेगा हमारा, इसलिए ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। इसके लिए
कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जिसके पास अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, वो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस करेगा। अब वो बोलता है कि भाई जो बुक कीपिंग है एंड अकाउंटिंग है, ये सारा का सारा आपको दिया किसने? अब ये सारा का सारा हमें किसने दिया? अकाउंटेंसी ने। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये पूरा एंटायर नॉलेज हमें कौन दे रहा है? अकाउंटेंसी। तो आपको मैंने जो डायग्राम समझाई, वेन डायग्राम समझाई, सबसे पहले बाहर में क्या आएगा? अकाउंटेंसी आएगी, फिर उसके बाद अंदर आएगा अकाउंटिंग, एंड देन जो लिटिल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ बुक कीपिंग। आई थिंक सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आ रहा समझ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उधर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अकाउंटेंसी होल कॉम्प्रिहेंसिवली नॉलेज प्रोवाइड करता है कि हमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कैसे करनी है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कहता है आपने भाई क्वालिटी तो अकाउंट्स में पूरी तरह से छोड़ ही दी है, ठीक है, आप सिर्फ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड करते हो, क्वालिटी तो करते नहीं हो। बट उसने बोला कि कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कि जो रिकॉर्ड करते समय हमें ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो करे। ठीक है, तो सबसे पहली जो क्वालिटी रहती है दैट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वासजनक, वेरीफाइएबल, फ्री फ्रॉम द वाइसिस, मटेरियल एरर, कि हमें जो भी ट्रांजेक्शन्स हों वो भाई फ्रॉड से अबे होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वेरीफाइएबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। विदाउट सोर्स डॉक्यूमेंट आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब मैं सोर्स के डॉक्यूमेंट के बारे में समझाता हूँ आपको। जैसे आप बिजनेस में बैठे हो, आप बिजनेस में कोई भी चीज़ को सेल कर रहे हो, तो सेल करते समय आप क्या करोगे? एक बिल काट के दोगे, दैट इज कॉल्ड एज अ कैश मेमो भी कहा जाता है उसको। वो आप काट के दोगे। जब वो काट के दोगे, एक तो वो कस्टमर के पास चले जाएगी, एक रहेगी आपके पास। ठीक है, बिजनेस कॉपी आपके पास रहेगी। अगर आपको जर्नल बुक में आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उसके पीछे में एक सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो कैश मेमो होती है इसके बेस पे ही वाउचर बनते हैं, तो वाउचर के बेसिस पे हमारी जर्नल एंट्री पास होती है। तो आपको कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है वो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मींस वेरीफाइबल होनी चाहिए। विदाउट वेरीफाइड ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कीजिए, अदरवाइज वो ट्रस्ट लाइक नहीं होगी और उससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ होगा वो करेक्ट, ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। आई थिंक आपको ये रिलायबिलिटी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज रेलेवेंस। रेलेवेंस मीन्स इंफॉर्मेशन जो मीट करेगी यूजर के नीड को डिसीजन मेकिंग के लिए। देखो यार, हमें अगर ज़रूरत है मिस्टर श्याम के अकाउंट की, तो आप मुझे राम का अकाउंट प्रोवाइड कर देते हो, तो वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए इररिलेवेंट हो जाती है, उससे मैं कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर पाऊंगा। दैट्स वाई जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए रिकॉर्ड, वो सारी की सारी होनी चाहिए रेलिवेंट होनी चाहिए, इररिलेवेंट चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करना। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो अच्छे से यूज़र को समझ आनी चाहिए। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर वो अच्छे से समझ नहीं आ रही है तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली है, दैट इज ए कंपेरेबिलिटी। आपको ईयर टू ईयर सेम मेथड यूटिलाइज करने हैं, क्योंकि अगर आप सेम मेथड यूटिलाइज करोगे तो आप इंट्राफर्म और इंटरफर्म कंपैरिजन आराम से कर सकते हो। अदरवाइज आप अच्छे से कोई भी चीज़ को कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमारे पास एक क्वालिटी रहनी चाहिए हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कि उसको आप अपनी फर्म के साथ किसी दूसरी फर्म के साथ आराम से क्लियर आउट कर सको, मींस कंपैरिजन ड्रॉन कर सको। देखो यार, बिजनेस चलता ही किस बेसिस पे? कंपैरिजन के बेसिस पे। देखो, अगर आपके कोई कंपटीटर है वो अच्छा ग्रोन अप कर रहा है और आप बिजनेस में तभी एक्सपैंड कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे, अगर आपको उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो अगर कंपेरेबिलिटी कंपेयर करते हुए उसकी सेल कितनी है, वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो कैसे कमा रहा है, वो कौन कौन सी टेक्निक अडेप्ट कर रहा है, तो आपको सारी सारी चीज़ें वो पता होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपके पास जो
ग्रो का मेथड है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्योंकि देखो यार, अपनी बिजनेस में तो सारे यही बोलते हैं ना, मैं बेस्ट हूँ, मेरा बिजनेस बेस्ट चल रहा है। तो जब तक आप कंपैरिजन नहीं ड्रॉन करोगे तो आपका बिजनेस उधर ही वैसा ही रह जाएगा। क्योंकि आप जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं किसी की, तो अगर हम एग्ज़ाम में compete कर रहे हैं, हमें पता है 1,40,000 1,60,000 हमारे पास आएंगे, एस्पायरेंट्स इकट्ठे होंगे, तो हमें तब देखना पड़ता है कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहेगा जो मैं उसको विन कर जाऊंगा कंपटीटर से, नेक्स्ट एस्पायरेंट्स में विन करूंगा। उसी प्रकार हमारी भी ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ा कंपटीशन रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुली रन कर सकती हैं अगर आप अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे और टाइमली टू टाइमली अपने कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन भी करोगे, और कंपैरिजन करने के बाद न्यू न्यू टेक्निक्स अडेप्ट करोगे। आपके पास जितनी भी ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी होंगी आप उसको बाहर कर दोगे। क्योंकि अगर आप ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी को बाहर नहीं करते तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, तो ग्रो नहीं करोगे तो कस्टमर नहीं आएगा। वो तो सीधी बात है ना। लास्ट हमारा टॉपिक रहता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड दैट इज द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। भाई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बना ली, सब कुछ कर लिया, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स भी रख लिए, क्यों रखे? अब इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए थी? द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द टू टाइप्स ऑफ यूजर, वन इज एक्सटर्नल एंड देन अदर वन इज इंटरनल। अभी इंटरनल में कौन होगा? अभी इंटरनल में होगा बिजनेस का ऑनर, है ना भाई। जो ऑनर क्यों होगा? क्योंकि इंटरनली सारी खोज खबर इसको ही होगी। नेक्स्ट होगी मैनेजमेंट। ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? इंटरनल में। कि ये बिजनेस की भाई सारी की सारी जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो किसने की है? ऑनर ने। अभी कोई बोलेगा सर कैपिटल क्या होती है? ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा सेकंड टॉपिक जब आएगा ना हमारे पास। अब वेरियस डेफिनेशंस आएंगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, एडिशनल कैपिटल क्या होती है, वो मैं आपको सारी समझाऊंगा। उसकी दिक्कत, उसकी टेंशन मत लो। आप जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो। देखो, ऑनर एंड मैनेजमेंट ये कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स होते हैं हमारे। इनको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? अब कोई पूछेगा सर ऑनर को क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन? भाई ऑनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, भाई अपना टाइम दे रहा है, तो उसको प्रॉफिट चाहिए। वो क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा? हर एक बंदा बिजनेस में पैसा तभी लगाता है जब उसको कोई ना कोई पीछे से एक होप होती है कि मुझे पैसा रिटर्न में आएगा, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं प्रॉफिट करूंगा, मैं और चीज़ें खरीदूंगा, अपना लाइवलीहुड को अच्छे से जी पाऊंगा। दैट इज ऑल होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट, की आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट होती है मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट को फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, मैनेजमेंट को एक्सपैंड करना है बिजनेस को, मैनेजमेंट को प्रोक्योरमेंट करनी है, चीज़ें खरीदनी है बिजनेस में। वो सब की सब कैसे हो पाएंगी? जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी। तो दैट इज़ अ इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल, कि हमारे पास बाहरी भी कुछ लोग होते हैं जिनको हमारे बिजनेस के साथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। अभी हम वो वन बाय वन पढ़ेंगे कि उनको हमारे साथ इंटरेस्ट किस चीज़ का है और वो हमारे साथ क्यों जुड़े हैं। ठीक है। एक्सटर्नल में सबसे पहला बंदा हमारे पास जो होगा दैट इज़ द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। देखो ये हमारे बिजनेस के साथ जुड़े तो होंगे, पर इनका भी कोई फ़ायदा है। ये भी किसके लिए जुड़े होंगे? कि हम बिजनेस में जाएंगे और काम करेंगे और हमें सैलरी मिलेगी और वर्कर्स को वेजेस मिलेगी। ये इसी के लिए हमारे बिजनेस में जुड़े हुए हैं। इनका कोई ऐसा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, बट ये किसके लिए आए हुए हैं बिजनेस में? अर्निंग के लिए आए हुए हैं, अर्निंग कैपेसिटी के लिए आए हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्यों जुड़ते हैं भाई? कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके? बैंक को क्या ज़रूरत है हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? क्योंकि हमारा बिजनेस विदाउट मनी नहीं फ्लरिश कर सकता, और किसी के पास हज़ारों करोड़ों रुपए नहीं होते कि वो बिजनेस को खुद से ही एक्सपैंड कर पाए। तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बैंक की, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो उसे क्या करेगा? लोन प्रोवाइड करेगा। तो लोन क्यों प्रोवाइड करे? मेरे को कोई एग्जांपल देता हूँ आपको बहुत अच्छी बढ़िया सी, कि देखो यार अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें लोन कोई क्यों देगा, कैसे देगा? वो हमारे बिजनेस की चेक करेगा बैलेंस शीट, वो बिजनेस का करेगा प्रॉफिट एंड लॉस, वो बिजनेस की करेगा कैश फ्लो, कि बिजनेस में पैसा आ कितना रहा है। अगर तो बिजनेस में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, अच्छी खासी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ कम हैं, आपका जो कैश फ्लो है वो ज़्यादा है, तो कोई भी जो बैंक होगा वो आराम से आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि भाई लोन इसलिए देगा कि आपसे उसको इंटरेस्ट मिलना है, आपकी भी नीड पूरी हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस लोन के बिना चल नहीं सकता।
लिमिट्स ली होती हैं बिजनेस ने वो करोड़ों में, क्योंकि हमारे डेली टू डेली वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े ज़्यादा होते हैं। कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि दिनचर्या में बहुत सारे खर्चे होते हैं जो बिजनेस में करना पड़ते हैं, उसके लिए हमें कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ती है। ठीक है, कैपिटल तो होगी ना वन टाइम जो उसने पैसा लगाया था एक बार। वर्किंग कैपिटल होती है जो हमारा प्रोडक्शन चल रही है, उसमें कुछ पैसा चाहिए हमें, धीरे धीरे लगाना पड़ता है बिजनेस में। ऐसे तो नहीं होता सैलरी देनी है किसी को भाई, वेजेस देनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास डेट इज़ अ, आप ये एक साइड में लिखते जाओ। ठीक है, नोट्स बना के इसको एरो करके इंटरनल और एक्सटर्नल साथ साथ में लिखते जाओ, क्योंकि ये आपको बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। मैं आपको पहले समझा देता हूँ सबको, ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये कोई मजाक जहाँ फिर बोलोगे एक्स्ट्रा नहीं है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स। अब कोई बोलेगा सर इन्वेस्टर को क्या ज़रूरत है? इन्वेस्टर ने भाई इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, तो इन्वेस्टर ने अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो उसे क्या ज़रूरत नहीं होगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अगर आपका बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहा है, ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट अच्छे से हो रहा है, तो भाई इन्वेस्टर भी सोचेगा अगर मैं पैसा लगाऊंगा आज तो मुझे बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम में, तो वो ग्रोथ के लिए लगाएगा। कोई ऐसा दुनिया में इन्वेस्टर देखा आपने कि जो अपना पैसा डिग्रेडेड करने के लिए लगा रहा हो, कि उसने 1 करोड़ लगाया और उसको दूसरे दिन 90 लाख हो गया? कोई ऐसा नहीं करना चाहेगा। हर एक इंसान अपने मनी को ग्रो करना चाहेगा, बिकॉज जो मनी होती है वो टाइम मांगती है, वो हार्ड वर्क मांगती है, उसके बिना आपके पास नहीं आती। तो जिसने भी पैसे कमाए होंगे उसने टाइम भी दिया होगा, उसने हार्ड वर्क भी लगाया होगा, तो वो हमेशा यही कोशिश करेगा मैं इसको ग्रो कर सकूं, मैं अपने पैसे को डिग्रेडेड नहीं करूं। कोई हमेशा पैसे बढ़ाने के लिए पैसा लगाता है, कम करने के लिए नहीं लगाता। आई थिंक आपको इन्वेस्टर का भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ये भी हमारा एक एक्सटर्नल यूज़र है। अनदर वन इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे एक्सटर्नल यूज़र में आते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने, मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा हर एक चीज़। क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने सामान खरीदा होता है उधार पे, मीन सप्लायर, जिसने हमें सामान सप्लाई किया कि आप अपना बिजनेस चलाओ और पैसे कमाओ। तो सप्लायर ने हमारे को जितना सामान बेचा होता है तो वो सारा का सारा कैश पे तो नहीं होता ना, कुछ तो क्रेडिट पे भी होता है। तो क्रेडिटर को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है? क्या पता वो कंटिन्यूसली पैसे दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, सामान दे ही जा रहा है, सॉरी सामान दे ही जा रहा है, तो हम उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो उसको पता होना चाहिए कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है, मुझे पैसे मिल ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिजनेस क्लोज आउट हो जाएगा। ठीक है, जो पब्लिक होती है, पब्लिक को पूरी नज़र होती है बिजनेस पे कि हम इसका सामान खरीद रहे हैं, क्यों खरीदें भाई, ये कर क्या रही है। हमने एक सोशल ऑडिट का टॉपिक देखा था ना, जो सिलेबस में सोशल ऑडिट के सारी की सारी नज़रें पब्लिक की होती हैं। तो ये पब्लिक ही करती है सोशल ऑडिट की, हाँ भाई इसने बिजनेस में पैसे कमाने के अलावा सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए क्या किया। सोसाइटी के लिए कोई हॉस्पिटल खोला है, चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है, जहाँ फिर ओल्ड एज होम खोला है, जहाँ फिर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ लोगों को जो फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, किसी ने जिम, ओपन जिम खोली है फ्री में, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल ऑडिट, कि इसने सोसाइटी के लिए क्या किया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। तो जिन बच्चों ने अभी फॉर्म भरना है तो उनको, पेरेंट्स को प्लीज़ जो चैनल है अपने उसको शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ चेंजेस लाने हैं वीडियोस में तो वो भी प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अपने से तो मैं पूरा कंप्लीट एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, कोई भी चीज़ ना छूटे। अगर कोई चीज़ छूट भी रही होती है तो मैं उसको फिर कंटिन्यू कर लूँगा। लास्ट वन आता है रिसर्चर्स। देखो रिसर्चर जो होते हैं उन्होंने रिसर्च करना होता है इंडस्ट्री के बारे में। देखो हमारे कॉमर्स का अगर कोई पीएचडी करता है ना तो उसे कुछ क्या मिलता है, टॉपिक मिलता है। अगर कैसी उसको इंडस्ट्रियल रिसर्च मिल जाए, इंडस्ट्री में जाएगा वो बंदा, देखेगा कैसे प्रोडक्शन होती है, सेल कैसे हो रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, मतलब कि ये सारी चीज़ें, उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, उसकी बैलेंस शीट में देखो भाई उसके पिछले साल का कितना एसेट्स कितने थे उसके पास लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ये सब कुछ। इसके लिए रिसर्चर्स जो होते हैं वो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस के लिए। ये थे हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कि इससे अलावा भी आपको ये मैक्स से मैक्स मैंने समझा दिए हैं। आपको एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है।
हमें बताइए भाई इसमें से जितना यूज़र है इंटरनल कौन सा है, एक्सटर्नल कौन सा है। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना तो उसको थोड़ा सा ना ध्यान में रखा करो और साथ में एनालाइज करने की कोशिश किया करो कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है ना। उससे क्या होता है कि आपका विजन बढ़ता है। मैं एक टॉपिक और कराने लगा हूँ आपको, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांचेस। ठीक है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अनदर वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मीन्स हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बिजनेस के बारे में जानेंगे कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या डील करते हैं कि हम जितनी कोशिश कर सकते हैं कि हम रिड्यूस करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंट्रोल करें कॉस्ट की, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे पैसे कम कर सकते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, दैट इज कम्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट डील्स विद प्रोवाइडिंग ए नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन। अगर कोई मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना है कि पैसा कहाँ से लेना है, हम ग्रोथ कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो डील होती हैं वो करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको अभी क्वेश्चन पूछ देता है कोई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, उसमें लिख देगा बुक कीपिंग, उसमें लिख देगा कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें लिखेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिफ्थ ऑप्शन आ गया 2 3 4। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कभी कभी आ जाएगा बोल देगा इनमें से कौन सी सब फील्ड नहीं है। तो आपको पता है जो बुक कीपिंग है वो सब फील्ड नहीं है, वो पार्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीनों की तीनों अच्छे से समझ आ गई होंगी। और साथ साथ में लिखते भी जाइए आप, ठीक है, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, छोटे छोटे नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकैप्चुलेशन में हेल्प मिलेगी। और आई थिंक आप साथ साथ में ना रिवीजन भी करते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका जो रिवीजन का पैटर्न है वो भी चेंज होता जाएगा। पहले तो एक पेज होगा, फिर 4 होंगे, फिर 10 होंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो आपको कंटिन्यूसली रिवीजन भी साथ साथ में करते रहनी है, क्योंकि रिवीजन इज़ द ओनली की टू सक्सेस। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। दैट इज़ अबाउट द टुडेज़ क्लास। आज हमने जितना भी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है उसको हमने अच्छे से कर लिया है कंप्लीट। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी चीज़ें ख़त्म करवाई जाएं, क्योंकि जल्दी ख़त्म कराने से भी क्या इशू होगा कि आप चीज़ों को लैग डाउन कर जाओगे, चीज़ें छोड़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। वैसा मैं नहीं करूँगा, हर एक चीज़ ब्रीफली करूँगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मिलेंगे फिर नया टॉपिक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।